ये आंसर देखो जो पहले लाइन पे है। बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा, पर फिर भी इसे आधा नंबर दिया गया। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन हुआ और इसे मिलते हैं पूरे नंबर। गलती इस बच्चे की नहीं थी, इनके टीचर्स की थी, जिन्होंने इन्हें सही से डायरेक्शन नहीं दी। अब ये पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि इस पर्टिकुलर यूनिट पे, जो कि हम 4 और 5 एक साथ कवर करने जा रहे हैं, इस पे यही तो जानना है। आंसर्स आपसे डायरेक्टली रीजन देने नहीं बोलेगा, वो आपको क्लासीफाई करने देगा और फिर रीजन देने बोलेगा। तो क्लासिफिकेशन के अलग नंबर होंगे और रीजंस के अलग नंबर। तो जितने भी आंसर्स आप लिखोगे, यही सोच के लिखना, पहले क्लासीफाई करना है और फिर उसके रीजन देने हैं, तब जाके पूरा नंबर मिलेगा। और यूनिट 4 और 5 दोनों ही 6-6 मार्क्स के यूनिट है। अब 6-6 मिला के कितने हुए? टोटल 12। और ये आखिरी यूनिट होने वाले हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज के। उसके बाद हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। अब दोनों यूनिट पे क्या क्या पढ़ना है, ये चीजें कवर करते हैं। और यूनिट 4 और यूनिट 5 एक जैसा ही यूनिट है, इसे ज्यादा डिफरेंस नहीं समझेंगे। और तो और यूनिट 4 पे हमें क्लासिफिकेशन समझना है कि रेवेन्यू क्या है, कैपिटल क्या होते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। और बैलेंस ऑफ पेमेंट पे हमें ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, और ये कितने टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं, और एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो इतना पढ़ने के बाद ये दोनों यूनिट खत्म हो जाएंगे। अब चलो जंप करते हैं यूनिट 4 पे। और यूनिट 4 को एकदम शॉर्ट, छोटा सा यूनिट है, 6 नंबर होता ही कितना है भाई, तो एकदम छोटा सा यूनिट है और उसके हिसाब से पढ़ेंगे और दोनों यूनिट को कंप्लीट करेंगे। यूनिट 4 पे पहला ही क्वेश्चन और पहला ही टॉपिक है हमारा बजट। तो ये बजट एक्चुअल में होता है क्या है भाई? तो बजट बहुत सिंपल है। बीएसटी में हमने बजट देखा कि कंपनी का एक एनुअल बजट होता है, जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट के फॉर्म पे भी समझते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें बजट का मतलब बताना है एक्चुअल में। तो बोर्ड के लैंग्वेज में आप डायरेक्टली यही लिखोगे, बजट इज एन स्टेटमेंट, बजट इज एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, और एन एस्टिमेट ऑफ द रिसीट्स एंड द एक्सपेंडिचर ऑकर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर और फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? तो याद करो, अकाउंटेंसी हम कैसे पढ़ते थे, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता था और 31 मार्च में खत्म होता था। तो यही हमारा फिस्कल ईयर भी रहेगा। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जितने भी हमारी इनकम होगी और जितना भी एक्सपेंडिचर होगा, यानी जितनी भी रिसीट्स हुई और जितना भी एक्सपेंस हुआ, वो सारी चीजें इस पे टोटल मेंशन होंगी। यही होता है बजट। बजट की सिंपल सी लाइन लिखो, 1 मार्क्स मिल जाएगा आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन बजट से उठता है, बजट की ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बजट बनाना क्यों जरूरी है तो टोटल 5, तो 4 नंबर में आ सकता है। पांचों ही पढ़ने इंपॉर्टेंट है, तो चलो पांचों पढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का पहला ही ऑब्जेक्टिव है रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता क्या है? तो गवर्नमेंट बिल्कुल चाहती है कि रिसोर्सेज का रीअलोकेशन हो। ये रीअलोकेशन का मतलब गवर्नमेंट नेसेसरी गुड्स को अच्छे से प्रोड्यूस करना चाहती है, और तो और जितने भी लग्जरियस गुड्स हैं उस पर हाई टैक्स लगाएगी। अब जैसे आपको पता है, सिगरेट महंगी है, अल्कोहल महंगा है, रीजन गवर्नमेंट इस पे टैक्स लगाती है। लेकिन वहीं कुछ दवाइयां सस्ती हैं क्योंकि वो जनरल पब्लिक के लिए है, तो वो पब्लिक गुड्स पे आता है। पानी सस्ता है, सफाइयां, और तो और हमारा डिफेंस भी सस्ता है। तो ये सारी चीज पब्लिक गुड्स का पार्ट है, तो इन्हें सस्ता रखना इंपॉर्टेंट है। तो रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करना भी बजट का एक पार्ट था। दूसरा, रेड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। अब इसका मतलब क्या है? अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। आपने ये लाइन तो सुनी होगी। अब अमीर और अमीर क्यों होते जा रहा है भाई? क्योंकि उसकी इनकम और वेल्थ बढ़ते जा रही है। तो बजट ये बताता है कि ये दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करने देना है। इसी के लिए अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाओ और गरीबों को सब्सिडी दो या कुछ भी स्कीम्स का बेनिफिट दो, जिससे वो उन्हें मौका मिले, वो भी पैसे कमा सके। थर्ड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जैसा कुछ रियलिटी में तो होता नहीं है, लेकिन बट फिर भी बजट का एक मेन मोटिव ये भी था कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में होता क्या? इकोनॉमी में हर बार उतार चढ़ाव आते हैं। उतार चढ़ाव बोलने का मतलब कभी अप्स कभी डाउन्स रहेंगे इकोनॉमी में, कभी अच्छी परफॉर्म करेगी और कभी बैड परफॉर्म करेगी। यानी इन्फ्लेशन के टाइम पे एक गवर्नमेंट सरप्लस बजट निकालेगी और डिफ्लेशन के टाइम पे एक डेफिसिट बजट निकालेगी। अब ये सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट क्या होता है, हम आगे चल के देख लेंगे। सरप्लस और डेफिसिट का मतलब क्या है? सरप्लस यानी कि ज्यादा था और डेफिसिट यानी कम। तो पैसों पे मान के चलना ना, सरप्लस यानी ज्यादा पैसे लेंगे और डेफिसिट यानी कम पैसे। चौथा, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। पब्लिक इंटरप्राइजेस वो कंपनीज होती हैं जिनपे आधे से ज्यादा या पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। तो जब गवर्नमेंट कुछ अच्छी स्कीम्स निकालती है, तो ऐसी स्कीम्स भी निकालेंगी जिससे ये पब्लिक इंटरप्राइजेस का फायदा हो। और लास्ट है इकोनॉमी की ग्रोथ। पूरा का पूरा बजट सिर्फ इसी ऑब्जेक्टिव पे टिका है कि हमारी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स में छूट देगी। किसको देती है? नॉर्मल इंसान को। देखो, एलआईसी में इन्वेस्ट करो, एलआईसी का जब पैसा आएगा तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। रीजन, गवर्नमेंट इस स्कीम्स को लगाई हुई है ताकि लोग इस पे पैसे डालें, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करें, ताकि लोगों के पास हैबिट हो सेविंग की।
लोगों के पास हैबिट नहीं होती सेविंग की, इसी के लिए वो वेल्थ इकट्ठा नहीं कर पाते। लेकिन रिच के पास सेविंग की एक अच्छी हैबिट होती है और इन्वेस्टमेंट की अच्छी हैबिट होती है, इसलिए वो इनकम अटेन कर पाता है और वेल्थ जनरेट कर पाता है। अब ये पांचों ऑब्जेक्टिव तो क्लियर है। पांचों ऑब्जेक्टिव क्लियर होने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमने बजट का डेफिनेशन देखा और बजट के डेफिनेशन में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आए थे, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। और मैंने बताया था रिसीट्स वो होने वाली इनकम है और एक्सपेंडिचर वो होने वाले खर्चे। अब हम इसको और बाइफरफिकेट करेंगे। तो रिसीट्स दो पार्ट में है, एक है कैपिटल रिसीट्स और दूसरा है रेवेन्यू रिसीट्स। अब ये कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स, लेकिन इसको समझाने से पहले एक और चीज, जो आने वाला 3 मिनट है ये पर्टिकुलरली यूनिट 4 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर बोलूं तो हार्ट है यूनिट 4 का। अगर इसको समझ गए तो पूरा यूनिट 4 समझ आ जाएगा। तो अब ये देखेंगे कि ये कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स होते क्या क्या है। तो कैपिटल रिसीट्स वो होंगे जिसपे या तो वो लायबिलिटी क्रिएट करेगा या तो कभी एसेट कम करेगा। या तो कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है या एसेट डेप्रिशिएट कर रहा है या एसेट्स में कुछ भी कम हो रहा है। तो ये दोनों में से कोई एक होना जरूरी है। दोनों हो तो भी ठीक, अगर दोनों में से कोई एक है तब भी चलेगा, उसे हम कैपिटल रिसीट बोलेंगे। और अगर दोनों नहीं है तो रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा। इतना क्लियर? या तो लायबिलिटीज क्रिएट होगी या तो एसेट्स कम होंगे। सिंपल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, या तो लायबिलिटीज क्रिएट होंगी या तो एसेट्स कम होंगे। ये कहलाएगा कैपिटल रिसीट के पार्ट पे। और अगर ये दोनों नहीं हुए तो वो रेवेन्यू रिसीट पे आ जाएगा। तो चलो कुछ क्वेश्चन देख के समझते हैं ये है क्या। पहला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ने लोन लिया। तो गवर्नमेंट ने लोन लिया तो क्या हुआ? वही क्वेश्चन, दोनों चीज वापस से पूछो, क्या लायबिलिटी बनी या एसेट्स कम हुए? तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई लोन लेता है तो लायबिलिटी क्रिएट होती है और लायबिलिटी क्रिएट होगी तो डायरेक्टली वो कैपिटल रिसीट पे जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट किया। तो फिर से वही दो क्वेश्चन सेम पूछो, क्या लायबिलिटी बनी या एसेट्स कम हुए? तो ना तो लायबिलिटी क्रिएट हुई ना एसेट्स कम हुए, इन्होंने तो पैसे लिए हैं भाई, तो रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन, गवर्नमेंट ने किसी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज या पब्लिक सेक्टर यूनिट के शेयर्स बेच दिए। अब जब शेयर्स बेच दिए तो यानी अपना हिस्सा निकाल दिया। अपना हिस्सा निकाल दिया यानी ये डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड है। इन्वेस्टमेंट कर, किसी कंपनी में पैसे डालना है इन्वेस्टमेंट बोलते हैं और किसी कंपनी से पैसे निकाल लेने को डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर था? तो इन्होंने पैसे निकाल लिए यानी कि एसेट्स कम हुआ। अब ये क्या हुआ? कैपिटल रिसीट कहलाएगा। तो इतना तो क्लियर हो गया रेवेन्यू रिसीट कैपिटल रिसीट होती क्या है। अब चलो इनके बीच के डिफरेंस को और अच्छे से समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएट करना रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। ये 4 नंबर पे आ सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेवेन्यू रिसीट, अभी तक हमने पढ़ा था क्या? कैपिटल रिसीट के बारे में, जो कि लायबिलिटीज क्रिएट करेगा और एसेट्स कम करेगा। इसका जस्ट उल्टा कर दो, रेवेन्यू रिसीट क्या होगी? ना लायबिलिटी बनाएगा ना एसेट्स कम करेगा, ये दोनों में से कुछ नहीं करेगा। लेकिन एक और चीज, रेगुलर और रिकरिंग रहेगी। अब रेगुलर और रिकरिंग का मतलब, इससे आने वाले पैसे हमारे पास आते ही रहेंगे रेगुलर और रिकरिंग वे में। जैसे कि इंसान टैक्स हर साल भरता है तो सरकार के पास हर साल पैसे आते हैं, तो ये रेगुलर और रिकरिंग नेचर हुआ। इसे गवर्नमेंट को टैक्स वापस करने की भी जरूरत नहीं, तो हमारे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि हमें ये पैसे वापस करने। लेकिन कैपिटल रिसीट में क्या क्या है? कैपिटल रिसीट पे लायबिलिटी बनाएगा और तो और एसेट्स कम भी करेगा। अब हमने लोन लिया है तो लोन को वापस भी करना है, लेकिन लोन को इंटरेस्ट के साथ वापस करना है। तो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द मनी कंपलसरी है। यहाँ पे आपको पैसे पे करने ही पड़ेंगे। और तो और ये रेगुलर नहीं है, ये इररेगुलर है। गवर्नमेंट को जब जरूरत पड़ेगी वो तभी पैसे निकालेगा, या गवर्नमेंट को जब जरूरत पड़ेगी वो तभी अपने एसेट्स बेचेगा। हमेशा ऐसा नहीं है कि वो एसेट्स बेचते रहे। तो इतना तो समझ आ गया रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में क्या क्या डिफरेंस था। अब देखते हैं रेवेन्यू रिसीट कितने टाइप के हैं। रेवेन्यू रिसीट होने के लिए तो 2 टाइप के हैं। पहला डायरेक्ट और दूसरा पहला टैक्स रेवेन्यू है और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब टैक्स रेवेन्यू वो जिसमें हमें टैक्स मिलेगा और नॉन टैक्स रेवेन्यू वो जिसमें हमें टैक्स नहीं मिलेगा। इतना तो क्लियर? आपको पता है टैक्स क्या होता है, एक नॉर्मल आदमी हर बार टैक्स पे करता है। तो टैक्स रेवेन्यू में टैक्सेस और ड्यूटीज पे होंगी, और तो और टैक्सेस की एक खास बात है कि टैक्सेस कंपलसरी पेमेंट हमें करना ही करना है। अब टैक्सेस 2 टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो किसी एक पर्सन पे लाया करता है और उसे ही पे करना पड़ता है। यानी मेरे बदले मेरे टैक्स का पैसा मेरे फादर नहीं पे कर सकते या मेरा दोस्त पे नहीं कर सकता। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स अलग तरीके से वर्क करता है। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी हो गया, आप कोई मूवी देखने जा रहे हो, आपके साथ आपका फ्रेंड भी जा रहा है, तो वो आपके टैक्स का पैसा यानी आपके टिकट का पैसा पे कर सकता है और जिससे आपके बदले वो जीएसटी पे करेगा और आप सर्विसेज लोगे।
या आप ग्रुप में गैदर होकर जाते हो कभी रेस्टोरेंट कुछ खाने के लिए और जो बिल बनता है फाइनली उसमें भी जीएसटी एडिट रहता है। तो पैसे कोई भी पे कर सकता है, उसके कंपलसरी नहीं है कि जिसने खाया उतना आधा आधा जीएसटी पे करे। तो इतना तो समझ आ गया कि डायरेक्ट टैक्स में वही आदमी पे करेगा, यानी बर्डन उसी पे फॉल होगा जिसके नाम पे वो टैक्स है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में चाहे तो वो बर्डन शेयर कर सकता है। तो यहां पर तो हमें ये समझ आ जाता है कि टैक्स रेवेन्यू क्या है। अब ये नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है। मान के चलो आप और आपका दोस्त बिना हेलमेट के ड्राइव कर रहे थे, पुलिस वाले ने पकड़ लिया और पुलिस वाले ने चालान काट दिया। अब जो चालान काटा यानी कि जो पेनल्टी लगाई, वो पैसा भी तो गवर्नमेंट का पैसा है। अब वो पैसा कहाँ जाएगा, वो भी तो गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो ऐसे पेनल्टीज, फीस और तो और जितनी भी लीगल फीस होती हैं जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, वो सब का सब नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। अब यहां पर हमारा कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट खत्म होता है। आगे पढ़ते हैं, स्टार्ट। चलो अब थोड़े से क्वेश्चन करते हैं और ये टोटल 6 क्वेश्चन करेंगे हम, और ये 6 के 6 क्वेश्चन पे क्या क्या चीजें हैं ये देखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपसे भी बन जाएगा। पॉज करके आंसर सोच के रखना, लास्ट में तो आंसर मैं बता ही दूंगा। तो पहला है इनकम टैक्स कलेक्टेड, दूसरा बोरोइंग फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, तीसरा रिकवरी ऑफ लोन गिवन टू स्टेट्स, चौथा डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, पांचवा डिसइन्वेस्टमेंट एट अ पीएसयू, और सिक्स्थ ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम अ फॉरेन गवर्नमेंट। अब ये 6 के 6 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेटिव नेचर में आते भी है सीबीएसई में, बहुत बार देखने को मिले। डायरेक्ट 4 नंबर के क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स देंगे और बोलेंगे क्लासीफाई करो कैपिटल है या रेवेन्यू रिसीव, तो बन जाएगा आपसे। तो पहला देखते हैं इनकम टैक्स कलेक्टेड। तो अभी देखे थे इनकम टैक्स किसका पार्ट था, रेवेन्यू का पार्ट था। दूसरा बोरोइंग फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक से उधारी ले ली भाई हमारी सरकार, तो लायबिलिटी क्रिएट हुई, किसका पार्ट हुआ, कैपिटल का। रिकवरी ऑफ लोन गिवन टू द स्टेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकवरी ऑफ लोन गिवन टू द स्टेट्स। अगर एक स्टेट गवर्नमेंट को पैसे पे करता है तो गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं, यानी आपको लग रहा होगा कि एसेट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो एसेट्स कम हो रहे हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल वो पैसे देना बंद कर देगा, क्योंकि इस पूरे के पूरे पैसे पे ऑफ हो जाएंगे। तो एक्चुअली में तो हमारा एसेट्स ही रिड्यूस हो रहा है। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसी के लिए ये कैपिटल होगा। फोर्थ डिविडेंड फ्रॉम अ पब्लिक सेक्टर। अब डिविडेंड फ्रॉम अ पब्लिक सेक्टर बोलने का मतलब मिलने वाले पैसे, तो ये क्या होगा, रेवेन्यू रिसीट का पार्ट। अब फिफ्थ डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ अ पीएसयू, थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर पीएसयू से डिसइन्वेस्ट कर ली यानी पैसे निकाल ली तो किसका पार्ट हुआ, कैपिटल का। अब सिक्स्थ ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी, फॉरेन गवर्नमेंट सॉरी। तो ग्रांट्स क्या होते हैं, ग्रांट्स एक ऐसे दिया हुआ पैसा होता है, वापिस नहीं भी करेगा तो भी चलेगा। जैसे कि हम लोग फ्लड रिलीफ में देते हैं या पीएम केयर फंड में देते हैं कि गरीबों के वेलफेयर पे लग जाए या कभी डिजास्टर आए तो उसमें पैसे लग जाए। तो ऐसे ऐसी होती हैं ग्रांट्स। ग्रांट्स कंपलसरी पेमेंट नहीं है कि हमें उसे वापस करना पड़े। तो ग्रांट्स रिसीव क्या, रेवेन्यू, क्योंकि वो लायबिलिटी तो क्रिएट किया नहीं, तो ये रेवेन्यू का पार्ट होगा। अब इतना क्लियर, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक्सपेंडिचर क्या है। जल्दी से रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं और फिर उसके बाद आने वाले टॉपिक्स पे जम करेंगे। जैसे कि हमने अभी रिसीट्स कंप्लीट किया, और रिसीट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। मैंने बताया था रिसीट्स और एक्सपेंडिचर दो इंपॉर्टेंट टर्म थे। रिसीट्स कंप्लीट है और रिसीट्स का जस्ट उल्टा होगा एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर भी दो पार्ट पे डिवाइडेड है, पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वहां पर हमने पढ़ा था कि कैपिटल वो होता है जो लायबिलिटीज क्रिएट करे और एसेट्स कम करे। मतलब वो रिसीट्स होती है जो लायबिलिटी क्रिएट करती है और एसेट्स कम करती है, जस्ट उल्टा कर दो। तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, ऑब्वियसली बात है यार, हम खर्चा कर रहे हैं यानी अच्छी चीजों पे खर्चा करेंगे तो हम एसेट्स खरीदेंगे यानी हमारा एसेट्स बनेगा। और तो हम जब पैसे दे रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि हम उधारी पे करने में पैसे दे रहे हैं, एक्सपेंस हो रहा है, तो लायबिलिटीज कम होंगी, जस्ट उल्टा हो गया, यानी इसमें एसेट्स बढ़ेगा और लायबिलिटीज कम होंगी। अब चलो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हमने अभी देख के पढ़ लिया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर था या तो एसेट्स बनेगा या लायबिलिटीज कम होंगी, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था जब ये दोनों कुछ नहीं होगा तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ना तो एसेट्स बन रहा है ना लायबिलिटीज कम हो रही है, तो जो भी हुआ वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट पे आएगा। अब एक और छोटा सा डिफरेंस कैपिटल और रेवेन्यू के बीच में ये रहेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो सारे खर्चे होंगे, वो सारा खर्चा गवर्नमेंट जो करेगी वो बड़ी बड़ी चीजों में करेगी, जैसे फ्लाईओवर बनाना, नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन, मेट्रो स्टेशन बनाना, कोई रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट, नई ट्रेन लाना, इसरो में इन्वेस्ट करना, ये सारी चीजें कैपिटल का पार्ट है। और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट पे आएगा क्या, जो डेली लाइफ के खर्चे होंगे गवर्नमेंट के, जैसे कि सैलरी देना, पेंशंस देना, एम्प्लॉय को बोनसेस देना, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। अब ये तो समझ आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होता क्या है। अब सीबीएसई के हिसाब से पढ़ते हैं। सीबीएसई जो दो चीज पूछती है वो देखते हैं। सीबीएसई का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंटरेस्ट पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ लोन एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर।
तो इंटरेस्ट पेमेंट क्या है? अब फिर से वही क्वेश्चन पूछो, मैंने इंटरेस्ट पे किया, सिर्फ इंटरेस्ट पे किया ना, प्रिंसिपल ऐड नहीं है, याद रखना। तो मैंने सिर्फ इंटरेस्ट पे किया, तो इंटरेस्ट पे अगर करता हूं तो क्या एसेट्स कम हुए, सॉरी क्या एसेट्स बने या लाइबिलिटीज कम हुई? तो दोनों में से कुछ नहीं हुआ, तो क्या बना? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट। सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन इसलिए देता है क्योंकि बच्चे ये हमेशा सोचते हैं इंटरेस्ट के साथ साथ तो प्रिंसिपल भी पे आउट हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल पे होता और क्वेश्चन पे लिखा है कि प्रिंसिपल पे हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बनता, क्योंकि ये एसेट्स कम कर रहा है, सॉरी लाइबिलिटीज कम कर रहा है। अब सेकंड, रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन क्या है? तो हम जब लोन पे कर रहे हैं यानी लाइबिलिटीज कम हो रही है। अब लाइबिलिटीज कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। सीबीएसई का दूसरा मेन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लोन टू स्टेट और ग्रांट टू स्टेट, अभी बताया था थोड़ी देर पहले ग्रांट क्या होता है। तो जब लोन टू स्टेट है तो लोन टू स्टेट बोलने का मतलब क्या होगा? सोचो, हम पैसे दे रहे हैं, क्या एसेट्स बन रहा है या लाइबिलिटीज क्रिएट हो रही है? तो लोन देना मतलब एक एसेट क्रिएट होना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट हुआ, क्योंकि वो लोन से मिलेगा इंटरेस्ट और इंटरेस्ट से मिलेगा आएगा हमारे पास पैसा, जिससे हमारा एसेट्स बढ़ेगा। दूसरा, ग्रांट टू स्टेट, यानी वो पैसा जो हम देके भूल जाएंगे, चंदा बोल सकते हो या डोनेशन बोल सकते हो, तो ये वापस तो आने नहीं वाला ना, इससे एसेट्स बन रहे हैं ना लाइबिलिटीज कम हो रही है, तो क्या हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट। अब ये दो चीज तो बढ़ लिए और यहाँ पर हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर खत्म है। अब चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन, सैलरीज पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या होगा बताओ, कैपिटल या रेवेन्यू? बताया सैलरी क्या है, सैलरी हर बार देने वाली चीज है, तो रेवेन्यू का पार्ट होगा, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना। दूसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मेट्रो लाइन, कंस्ट्रक्शन हो रहा है मेट्रो का, यानी बड़ी चीज में पैसा लग रहा है, और ये ऐसी चीज है जो बार बार हमें पैसे दिलवाएगी, यानी एक जगह हम एसेट बना रहे हैं जिससे होगी हमारी कमाई, यानी मेट्रो स्टेशन से होने वाली है गवर्नमेंट की कमाई, तो ये क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट। अब तीसरा, इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट बोरोइंग, इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट बोरोइंग, तो ये इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट बोरोइंग एक्चुअल में होगा क्या, रेवेन्यू या कैपिटल? सोचो, थोड़ा टाइम लो और आंसर बताना। फोर्थ, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम द IMF। अब ये दोनों क्वेश्चन, तीसरा और चौथा क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है, यही सीबीएसई का बहुत अच्छा ट्रैप है, आपको दो डिफरेंट एंगल के क्वेश्चन देगा जिसके आंसर्स थोड़े आइडेंटिकल हो भी सकते हैं और थोड़े से कंफ्यूजिंग भी। तो बताओ तीसरा और चौथे का आंसर क्या है? तो तीसरा क्वेश्चन ये बोलता है कि इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट बोरोइंग, गवर्नमेंट बोरोइंग पे हमने इंटरेस्ट पे किया, तो अब बताओ क्या हुआ? लाइबिलिटी कम नहीं हुई, ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो लाइबिलिटी तो कम नहीं हुई, तो ये रेवेन्यू का पार्ट हुआ, क्योंकि हम सिर्फ इंटरेस्ट देख रहे थे। अब फोर्थ, कैपिटल, फोर्थ क्या बनेगा? रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम द IMF से लोन ले लिए हैं और उसको रीपे भी कर रहे हैं, रीपे कर रहे हैं यानी लाइबिलिटीज कम हो रही है, तो ये क्या बना? कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट। अब इतने क्वेश्चन करके मुझे लगता है कि ये एकदम क्लियर है रिसीट्स क्या होते हैं और एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बजट और उसके टाइप्स क्या क्या है। तो टाइप्स ऑफ बजट्स में, बजट्स 3 टाइप के होते हैं। पहला, बैलेंस बजट, यानी कि जितना हमारी रिसीट थी उतना ही एक्सपेंडिचर था, जितनी हम पैसे कमाए उतने ही गवाए भी और खर्चे भी किए, तो ये कहलाया बैलेंस बजट। रिसीट्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, बैलेंस बजट। दूसरा, सरप्लस बजट, यानी कि जितना पैसा आएगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हमारे एक्सपेंडिचर, यानी कि रिसीट्स मोर रहेंगे, रिसीट्स इज मोर देन द एक्सपेंडिचर। अब तीसरा है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट क्या है? जहां पर हमारे पास जो आने वाला पैसा है यानी रिसीट है वो कम रहेगा एज कंपेयर टू हमारे एक्सपेंडिचर से। अब ये तीनों पार्ट कंप्लीट हुआ, मींस टाइप्स ऑफ बजट भी कंप्लीट हो गए। टाइप्स ऑफ बजट 3 टाइप के थे, बैलेंस्ड, सरप्लस और डेफिसिट। एक और चीज याद रखेंगे, इन्फ्लेशन के टाइम पे सरप्लस बजट आता है, डिफ्लेशन के टाइम पे डेफिसिट बजट आता है। ये एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीएसई घुमा के देता है असर्शन रीजनिंग में। याद रखना, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है तो सरप्लस बजट होगा, और महंगाई गिर रही है यानी डेफिसिट बजट। इतना क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं। अब यूनिट 4 का आखिरी पार्ट कवर करेंगे, और आखिरी पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि सारे के सारे न्यूमेरिकल यहीं से आएंगे अगर जो भी आएगा एग्जाम में, और आना तो फिक्स है, कभी ना कभी न्यूमेरिकल पूछेगा, और न्यूमेरिकल पूछेगा तो आपसे बन भी जाएगा। तो 3 इक्वेशंस याद रखेंगे और 3 फॉर्मूलास याद रखेंगे जिसको आप इक्वेशन बोल सकते हो, और डेफिसिट के टाइप्स देखेंगे। तो डेफिसिट एक्चुअल में 3 टाइप के, जैसे बजट 3 टाइप के थे। तो पहला है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट यानी रेवेन्यू कम हुआ। अब रेवेन्यू कम होने का मतलब तो यही है ना कि हमने खर्चा ज्यादा किया। अब खर्चा ज्यादा किया यानी कि टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट। तो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट करेंगे तो हमारे पास आता है रेवेन्यू डेफिसिट। यही पहला टाइप ऑफ डेफिसिट है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्लियर हुआ।
दूसरा होता है फिस्कल डेफिसिट। अब ये फिस्कल डेफिसिट होती क्या है भाई? फिस्कल मैंने बताया था स्टार्टिंग पे, साल, तो साल में होने वाले खर्चे जो कि कम हो जाए, यानी कि हम माइनस में जा रहे हैं, तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, जितने भी खर्चे हुए। और टोटल एक्सपेंडिचर कैसे आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, जितने भी रिसीट्स आए हैं। लेकिन एक और चीज, रिसीट्स पे हम एक चीज को ऐड नहीं करेंगे, यानी कि बोरोइंग को। मान के चलो मैं अपने दोस्त से पैसे ले लिया 1 लाख रुपए, यानी कि 1 लाख रुपए मेरे नहीं है, वो बोरोइंग के पैसे, तो वो मेरी इनकम का पार्ट नहीं है। मैक्सिमम लोग गलती यही करते हैं कि रिसीट्स में अपने उधार के पैसे को भी ऐड कर लेते हैं अपना बता के, जो कि बहुत गलत बात है। अब बोरोइंग होती ही इसी के लिए, अगर बोरोइंग माइनस नहीं करेंगे तो आंसर रेवेन्यू के हिसाब से आएगा, तो बोरोइंग माइनस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिस्कल डिफिसिट का डायरेक्टली एक फॉर्मूला याद कर लो, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट इज इक्वल टू फिस्कल रिसीट। अब तीसरे पे जंप करते हैं। तो थर्ड था हमारा प्राइमरी डेफिसिट। अब ये प्राइमरी डेफिसिट हो गया क्या है? तो अभी हमने फिस्कल डेफिसिट देखा। जब आप फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हो, अब इंटरेस्ट पेमेंट क्या चीज है भाई? याद है मैंने अपने दोस्त से 1 लाख रुपए उधार लिया, तो दोस्त बदले में ब्याज तो लेगा। अगर मैं उसको इंटरेस्ट पेमेंट देता हूं तो मुझे इंटरेस्ट पे करते 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 बहुत टाइम हो जाएगा, और मुझे ये चीज अपने बजट पे शो करनी पड़ेगी कि मैं उसको इंटरेस्ट पे कर भी रहा हूं। तो जब भी हमें प्राइमरी डेफिसिट निकालना है कि एक्चुअल में मैं कितने कर्जे में हूं, तो मुझे इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। अब ये पढ़ने का इंपॉर्टेंट रोल क्या था? मान के चलो इंडियन गवर्नमेंट किसी के पास पैसे मांगने गई, तो सामने वाला बोलेगा कि आप पहले ये तो बताओ कि आप कर्जे में कितने। तो इंडियन गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट बजट शो करेगी, यानी एक पार्ट शो करेगी बजट का, जिसको बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट देख के सामने वाली कंट्री या वर्ल्ड बैंक ये अंदाजा लगा सकता है कि ये कंट्री को एक्चुअल में कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है। और दूसरा प्राइमरी डेफिसिट का पार्ट देख के ये बता सकता है कि प्राइमरी डेफिसिट एक्चुअल में, यानी कि इंटरेस्ट पे करना, पुराने लोन पे कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है उसको हटा के आज के डेट पे इसे पैसों की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हमारा डेफिसिट कंप्लीट होता है, और हमने तीनों डेफिसिट अच्छे से देखा। पहला था रेवेन्यू, दूसरा था फिस्कल, और तीसरा था प्राइमरी। अब ये तीनों कंप्लीट हो गए, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं जो कि न्यूमेरिकल रहेगा, और न्यूमेरिकल करने के बाद आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा कि सीबीएसई कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें से। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जिसमें बोला है कि रेवेन्यू रिसीट 1200 करोड़ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1500 करोड़, कैपिटल रिसीट्स 800 करोड़, जिसमें बोरोइंग है 500 करोड़ ब्रैकेट पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर 500 करोड़ है, इंटरेस्ट पेमेंट 200 करोड़ है। और कैलकुलेट करने क्या क्या बोला? वही तीनों चीज जो हम अभी पढ़े, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। पॉज लो, 2 मिनट का पॉज लेना और सॉल्व करो कॉपी और पेन पे, और आंसर क्या है ये बताओ। चलो अब देखते हैं कि आंसर था क्या क्या। तो पहला रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या था? मैंने क्या बताया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट कर देंगे, तो पूरा का पूरा हमारे पास जो पैसा आएगा वो रेवेन्यू डेफिसिट का है। तो हमें डायरेक्टली दिया हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1500 और रेवेन्यू रिसीट्स 1200, आंसर कितना आएगा? 300 करोड़। तो रेवेन्यू डेफिसिट तो निकल गया, 300 करोड़ आंसर आ गया। यहाँ पास 2 नंबर आपको मिल गए। याद रखना, 1 नंबर फॉर्मूला लिखने का है और 1 करेक्ट आंसर लाने का। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ सकता था, और शायद आया भी होगा, तभी मेरे पास एडेड है। तो दूसरा फिस्कल डेफिसिट क्या बोलता है? फिस्कल डेफिसिट बोला था टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। अब टोटल एक्सपेंडिचर इसका कितना था ये देखेंगे, और टोटल रिसीट्स कितनी थी ये देखेंगे। तो टोटल एक्सपेंडिचर इसका बनता है 1500 प्लस 900, यानी कि 2400, और टोटल रिसीट्स बनती है जिसमें बोरोइंग इंक्लूड था, याद है 500, और मैंने बोला था बोरोइंग हमेशा माइनस होनी चाहिए। तो 1200 प्लस 800 माइनस 500 बोरोइंग का माइनस कर दो, तो बनता है इसके पास 1500 टोटल रिसीट। अब जब ये दोनों को माइनस करेंगे, यानी 2400 करोड़ और 1500 करोड़, तो आएगा आंसर 900 करोड़। अब 900 करोड़ फिस्कल डेफिसिट का आंसर आ गया, और अगेन आपको 2 नंबर मिल गए, यानी 6 में 4 नंबर आपने इजीली अचीव कर लिए। अब थर्ड प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या था? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, जो भी आप पे कर रहे हो। तो फिस्कल डेफिसिट आया था हमारा कितना? 900, और माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कितना हो रहा है? 200। लास्ट में इंटरेस्ट पेमेंट डायरेक्टली दिया, तो इंटरेस्ट पेमेंट कर दो 200 माइनस, आंसर आएगा 700 करोड़। यहाँ 6 में 6 मिलते हैं, और ये यूनिट तो यहीं खत्म होता है। अब चलो यूनिट 5 की तरफ बढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर यूनिट 4 और 5 को मैंने बाकी यूनिट्स की तरह ब्लॉक में नहीं तोड़ा, क्योंकि ये बहुत सिंपल यूनिट्स थे। अब यूनिट 5 पे जंप करते हैं और देखते हैं कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चीज है। यूनिट 5 बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टार्ट करते हैं, और ये पर्टिकुलर यूनिट स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं ये बात बोलूंगा कि हमने यूनिट 4 पे जो 2 सवाल पूछे थे, यानी कि वही एसेट्स इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वैसे ही सेम ट्रिक से इस पर्टिकुलर चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे, और ये पर्टिकुलर यूनिट भी 6 मार्क्स का है।
तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्चुअल में होता क्या है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वो चीजें हैं, एक कंट्री में जो भी नॉर्मल रेसिडेंट रहता है वो कितना पैसा खर्चा करता है पूरे के पूरे वर्ल्ड पे, पूरे के पूरे वर्ल्ड पे, यानी इंडिया से बैठ के वो कितनी चीजें खर्ची कर रही है, या इंडिया की गवर्नमेंट कितना पैसा खर्चा करती है पूरे के पूरे वर्ल्ड पे। तो अब इसको बोर्ड के एग्जाम में लिखेंगे कैसे? तो स्क्रीन देखो और समझो। बोर्ड लैंग्वेज के हिसाब से इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट that provides a systematic record of all the economic transactions between the resident of a country and the rest of the world in a given period of time। और ये पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? वही फिस्कल ईयर। तो इतना तो क्लियर था कि पूरा का पूरे रेसिडेंट्स जो कि कंट्री में रहेंगे वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितनी भी चीजें ट्रेड करेंगे वो पूरी की पूरी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का पार्ट बनेगी। अब एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन आता है? तो एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन ये आएगा, क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट हमेशा बैलेंस्ड होता है? तो आंसर है हाँ, हमेशा ही बैलेंस्ड होगा। जैसे कि हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हमेशा ही इक्वल रहेगा। लेकिन अगर इक्वल नहीं हुआ तो क्या करना है? तो यहां पर एमसीक्यू पे टिक करना है। अगर इक्वल नहीं हुआ तो हमें अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन पास करना है। अब ये अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन होता क्या है सर? तो ये अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन हम आगे देखेंगे चैप्टर पे। अब स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो टाइप के अकाउंट से। तो पहला है करेंट अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट, करेंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं करेंट और कैपिटल के बारे में। स्टार्ट करते हैं करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन से। तो करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या ट्रांजैक्शन है? करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होंगे जो कि उस कंट्री का रेसिडेंट या उस कंट्री की गवर्नमेंट करेगी। करने के बाद उनकी एसेट्स और लायबिलिटीज पे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि कुछ फील नहीं होगा और कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, ना ही एसेट्स बढ़ रहा है, ना ही घट रहा है, ना लायबिलिटीज इंक्रीज हुई ना कम। अब दूसरा है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट उन ट्रांजैक्शन को बोलेंगे जो कि रेसिडेंट या गवर्नमेंट करेगी, लेकिन इस बार एसेट्स या लायबिलिटीज में फर्क दिखेगा। अब चलो इनमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है ये भी देख लेते हैं। तो करेंट अकाउंट पे चार चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, स्क्रीन पे देखो, गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होना चाहिए। दूसरा, सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इसी पे ऐड होगा। तीसरा, अब तो यूनिलैटरल ट्रांसफर। ये यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या होता है भाई? यानी एक साइड से आया हुआ पैसा। अभी एक साइड से आया हुआ पैसा क्या होता है? शादी में किसी ने गिफ्ट दे दिया तो वो एक साइड से आया था, बदले में आपने उसको क्या दिया? कुछ नहीं। तो रेमिटेंस हो गया, गिफ्ट हो गया, डोनेशन हो गया, ये सारी चीजें यूनिलैटरल ट्रांसफर का पार्ट है। अब फोर्थ है इनकम हो गया, इन्वेस्टमेंट से इनकम हो गया, या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। जितनी भी चीजें पैसे आ रहा है, यानी किसी इन्वेस्टमेंट से पैसे आ रहे हैं या इनकम हो रही है, ये सारी चीजें करेंट अकाउंट का पार्ट बनेगी। अगर किसी को पैसे मिलते हैं यानी इनकम आ रही है तो वो करेंट अकाउंट में जाएगा। सिंपल सी बात है। मंथली इनकम आ रही तो करेंट अकाउंट में जाएगा, बिजनेस से इनकम आ रही है तो भी करेंट अकाउंट में जाएगा। अब यहाँ तो करेंट अकाउंट में जो चार चीजें थी वो तो क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि ये बाकी कैपिटल अकाउंट में कितनी चीजें। तो कैपिटल अकाउंट और भी आसान है, इसमें सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें रहेंगी। पहला तो बोरोइंग और लेंडिंग, कितना पैसा जा रहा है और कितना पैसा आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, या तो ये लायबिलिटीज बिल्ड करेगा, या तो लायबिलिटीज कम करेगा या बढ़ाएगा, या तो एसेट्स कम करेगा या एसेट्स बढ़ाएगा। तो पहला तो बोरोइंग और लेंडिंग हो गया। दूसरा इन्वेस्टमेंट, जिससे एसेट्स बढ़ेंगे। और तीसरा है चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में चेंजेस बोलने का मतलब क्या है आगे देखेंगे, लेकिन ये मान के चलो कि हम फॉरेन से ट्रेड करेंगे और करेंसीज की ट्रेडिंग होगी यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू। तो यहाँ पर ये समझ आता है कि कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट क्या क्या होती है और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। लेकिन दो टर्म और पढ़ने हैं। अब ये दो टर्म ना ही करेंट का पार्ट है और ना ही कैपिटल का पार्ट। ये बस मैं आपको ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्रेडिट बैलेंस बोला तो इसका क्या मतलब है और डेबिट बैलेंस बोला तो इसका क्या मतलब है। तो अगर जब भी क्रेडिट बैलेंस बोलेगा इसका मतलब ये समझना है बाहर से आने वाला पैसा ज्यादा था और जाने वाला पैसा कम, मतलब अपने देश से कम पैसे गए और बाहर से पैसे ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं सरप्लस बैलेंस। अब दूसरा इसका जस्ट अपोजिट यानी डेफिसिट बैलेंस। बाहर से आने वाला पैसा कम था और जाने वाला पैसा ज्यादा, तो इसका एक्चुअल वर्ड क्या है? तो एक्चुअल वर्ड है फॉरेन एक्सचेंज का नेट फ्लो। फॉरेन एक्सचेंज का नेट फ्लो जब बाहर की तरफ यानी आउटफ्लो रहेगा तो डेफिसिट होगा और इनफ्लो रहेगा तो सरप्लस रहेगा। अब इतने टर्म्स तो क्लियर हो गए, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे और वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट से ही रहेगा। तो एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस टू द यूएस। दूसरा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव फ्रॉम जापान। और तो रेमिटेंस सेंट होम बाय इंडियन वर्किंग इन दुबई। चौथा, परचेस ऑफ शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी बाय इंडियन। और फिफ्थ क्वेश्चन है इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल। अब बताओ ये कौन से अकाउंट में आएगा, करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट?
मैं बोल रहा हूँ वो दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सुनना एसेट्स और लाइबिलिटीज वाले। तो फिर अब देखते हैं आंसर क्या है। पहले का आंसर तो करेंट है, क्योंकि सर्विसेज एक्सपोर्ट की जा रही है, एसेट्स या लाइबिलिटीज नहीं बदला। दूसरा कैपिटल होगा। अब कैपिटल क्यों? क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से लाइबिलिटी बनती है। तीसरा करंट होगा, क्योंकि यूनिलेटरल ट्रांसफर है, मैंने बताया था सारे यूनिलेटरल ट्रांसफर करंट के पार्ट है। अब कुछ वापस नहीं करना भी है इसमें। फोर्थ क्या होगा? देखो कैपिटल मतलब बोला क्या है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं यानी एसेट्स बन रहा है, तो किसका पार्ट होगा? कैपिटल का, ऑब्वियस सी बात है। पांचवा है करंट। अब ये करंट क्यों हुआ? क्योंकि गुड्स का एक्सपोर्ट हो रहा है, मैंने बताया था गुड्स का एक्सपोर्ट या किसी भी सर्विसेज का एक्सपोर्ट होगा तो वो करंट पे ही जाएगा। याद रखना वो 4 चीज जो मैंने आपको करंट पे बताई थी और 3 चीज जो कैपिटल पे बताई थी। अगर ये 7 चीजें याद रहती हैं तो आपसे क्लासीफाई और रीजन देना दोनों ही बन जाएगा। और क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे आपसे, 4 मार्क्स में आएगा, चारों केस दिए रहेंगे, क्लासीफाई अलग करना पड़ेगा प्लस रीजन देना पड़ेगा, तभी आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन के बीच का डिफरेंस समझते हैं। लेकिन ये ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन होते क्या क्या ये सब पहले देखते हैं। तो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होंगे जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव होगा और वो इकोनॉमिक मोटिव है पैसा कमाना। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है या डेफिसिट में है, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन तो होते रहेंगे क्योंकि इनका मेन मकसद क्या था? पैसे कमाना। तो और कैपिटल और करेंट अकाउंट, जो भी अकाउंट हो, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस होंगे उसमें। अब दूसरा अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, स्टार्टिंग भी बताया था, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होंगे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के सरप्लस और डेफिसिट को बैलेंस करने में मदद करेंगे। यानी कि ट्रेड बैलेंस, जैसे कि मैंने बताया था कि जितना एक्सपेंडिचर, जितना करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट इक्वल होना चाहिए, तो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन हेल्प करता है कि सरप्लस बैलेंस और डेफिसिट बैलेंस को इक्वल करने में। अगर ज्यादा आया तो माइनस करेंगे और कम हुआ तो प्लस करेंगे। तो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग का पार्ट रखते हैं। अब एक और मेन डिफरेंस है जो कि सीबीएसई आपको चाहता है कि आप लिखो, ये ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन को अबव द लाइन ट्रांजैक्शन बोलते हैं और अकोमोडेटिंग टू बिलो द लाइन। तो ऑटोनॉमस अबव द लाइन होगा और अकोमोडेटिंग बिलो द लाइन। तो ऐसे करके हमने 4 डिफरेंसेस इसके समझे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करेंगे। अब चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब ये फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ने के लिए हमें इसके डायग्राम को देखना पड़ेगा और वही वीडियो वाली आदत याद रखना, डायग्राम पे लेबल होना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर लेबलिंग कैसे होगी? तो y एक्सिस पे रहेगा रेट ऑफ एक्सचेंज और x एक्सिस पे रहेगा क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब यहाँ पर भी आपको तो ऑलरेडी पता है, इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो आप लोग, यानी 11th में तो डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी पढ़े होगे। तो डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड रहता है और सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड, और ये जहां पर कट करेगा वहां इक्विलिब्रियम बनाएगा। तो ये तो ग्राफ आपको क्लियर हो गया कि डिमांड कर्व को हमेशा नीचे की तरफ शो करेंगे और सप्लाई कर्व को ऊपर की तरफ। फॉरेन एक्सचेंज रेट में भी सेम का सेम यही डायग्राम बनेगा। और तो और अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट 3 टाइप के रेट पे रहेगा। पहला तो फिक्स एक्सचेंज रेट, यानी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक इसे फिक्स करेगी। दूसरा है फ्लेक्सिबल, आपके बुक में हो सकता है फ्लोटिंग लिखा है, फ्लेक्सिबल ही फ्लोटिंग है, यानी ये चेंज होते रहेगा मार्केट के फोर्सेस यानी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। पहला गवर्नमेंट के कारण होगा, दूसरा डिमांड मार्केट के फोर्सेस यानी डिमांड और सप्लाई के कारण होगा, और तीसरा तो मिक्स्ड है भाई। अब ये मिक्स्ड यानी मिक्स्ड को मैनेज भी बोलते हैं। मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट ये होता है जिसमें गवर्नमेंट भी इंटरवीन करती है डिमांड और सप्लाई के प्राइसेस चेंजेस होने के कारण, और तो और डिमांड और सप्लाई ये फैक्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ गवर्नमेंट के साथ साथ, यानी गवर्नमेंट और डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही इक्वल रोल प्ले करेंगे इनके पुश एंड पुल पे। तो ये भी याद रखेंगे क्योंकि ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन था कि इंडिया कौन सा यूज करता है, वो फ्लेक्सिबल यानी फ्लोटिंग यूज करेगा, मैनेज यूज करेगा या फिक्स यूज करेगा। तो क्या करता है इंडिया यूज? इंडिया की गवर्नमेंट बार बार पुश करती है। वही याद करो रिसेंट इकोनॉमिक थ्योरी क्या है, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, इतना G20 विजिट होता है, तो सब गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है भाई। तो यानी गवर्नमेंट का कुछ तो हाथ है फॉरेन एक्सचेंज में, और तो और हमारी डिमांड एंड सप्लाई का भी हाथ है बहुत बड़ा। इसके कारण हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट चलता है। तो इंडिया में कौन सा फॉरेन एक्सचेंज रेट चल रहा है? तो मैनेज्ड चल रहा है। याद रखेंगे इंडिया में हमेशा मैनेज्ड ही चल रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। अरे ये डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन क्या है? आज के डेट पे आपको पता है कि $1.95 है, पहले $1.80 हुआ करता था, और सबसे पहले तो 60-70 हुआ करते थे कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम पे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बीजेपी को गलत बोल रहा हूँ। अब डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन होता क्या क्या ये देखते हैं।
तो सबसे पहले तो आपको 4 वर्ड समझने पड़ेंगे, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। अब ये चारों को डिटेल में देखते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है इंडियन रुपीस का गिर जाना फॉरेन करेंसीज के हिसाब से, और ये फॉरेन करेंसी कौन सी होगी, तो हम हमेशा डॉलर को रखते हैं मेजर करने के लिए। हम डॉलर के भाव से तय करते हैं कि इंडिया की प्राइस कितनी चल रही है इंडियन करेंसी की। तो जैसे कि अभी 95 चल रही है, पहले 80 थी, तो यानी हमारा इंडियन रुपीस ज्यादा पावरफुल था। अब 95 है तो कम पावरफुल है, इसे ही डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और ये किसके रीजन से होगा, यही फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होने के कारण, डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी चेंज होने के कारण। अब डेप्रिसिएशन तो समझ आ गया। एप्रिसिएशन क्या है, अगर आज के डेट पे 95 चल रहा है और कल अचानक से 80 हो जाए, तो यानी डॉलर का वैल्यू यानी इंडियन रुपीस की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है, जो कि फिर से मार्केट चेंजेस के हिसाब से हुई है। अब दूसरा बढ़ते हैं डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन। अभी डिवैल्यूएशन क्या था, इंडियन करेंसीज या इंडियन रुपीस की वैल्यू को खुद यहाँ की सरकार गिरा दे, यानी कि अब चीजें और ज्यादा महंगी हो गई, हमें एक कप चाय पीने के लिए 100 रुपए के 2 नोट देने पड़ गए, या हो सकता है कि बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई। लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा फॉरेन मार्केट पे, ये सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए रहेगा। तो ये कौन करेगा, आरबीआई करेगी, यानी यहाँ की गवर्नमेंट करेगी। तो डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन हमेशा यहाँ की गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के हाथ पे रहता है, इसका कोई भी लेना देना नहीं है फॉरेन एक्सचेंज रेट से। डिवैल्यूएशन में पैसे ज्यादा पे करने पड़ते हैं और रिवैल्यूएशन में पैसे कम पे करने पड़ते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया कि डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन क्या क्या था। अब यहाँ पर हमारा यूनिट 5 भी खत्म होता है। एक छोटी सी केस स्टडी करेंगे और केस स्टडी के बाद रैपिड फायर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अब केस स्टडी क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। इंडियन रुपीज मूव फ्रॉम 75 to 83 per dollar over a year under a system where the RBI intervenes only occasionally. Over the same period, Indian software exports rose sharply while the country crude oil import bill increased. 3 सवाल। पहला, रुपी के साथ क्या हुआ। दूसरा, डेप्रिसिएशन हुआ या एप्रिसिएशन ना। दूसरा, इंडिया कौन से एक्सचेंज रेट सिस्टम पे वर्क करता है। तीसरा, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट क्यों बढ़े और क्रूड ऑयल बिल का क्यों बढ़ा। तो पॉज लो, आंसर सोचो और आंसर बताओ। पहला तो क्लियर है भाई, रुपीस के साथ क्या हुआ, 75 से 83 हुआ, तो डेप्रिशिएट हुआ है एज कंपेयर टू यूएस डॉलर। दूसरा, अब इंडिया कौन सा करता है एक्सचेंज रेट यूज, मैंने पहले बताया था 3 टाइप के एक्सचेंज रेट थे, फिक्स्ड, फ्लोटिंग और मैनेज। तो ये कौन सा यूज करता है इंडिया, लास्ट वाला मैनेज। अब लास्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़े और ऑयल बिल क्यों बढ़ा। तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बढ़े क्योंकि रुपी सस्ता होने लग गया था और फॉरेन्स के लिए इंडियन सर्विसेज सस्ती हो गई थी। सबसे पहला रीजन तो ये समझ आया। और ऑयल बिल इसलिए बढ़ा क्योंकि इंपोर्ट महंगा हो गया था। अब भाई फॉरेन डॉलर भी तो महंगा हो गया, हमें 83 रुपीज देने पड़ते हैं $1 के लिए, पहले 75 देने पड़ते थे। तो ऑब्वियस सी बात है अब ज्यादा पैसा जाएगा, तो इसी के लिए ऑयल का पैसा हमें बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने इस केस स्टडी को किया। अब रैपिड फायर करेंगे और रैपिड फायर का नियम फिर से सेम है। अगर अच्छे स्कोर किए तो बढ़िया, अगर खराब स्कोर आते हैं तो 1.25x वीडियो पे फिर से देख लेना वीडियो। ये 24 क्वेश्चंस जो हम देखेंगे ये पिछले एमसीक्यूज में पूछा गया था, पिछले 10 साल के एमसीक्यूज से निकाला और बहुत आसान है, आपसे बन जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन, फिस्कल ईयर कब से कब तक स्टार्ट होता है, तो मैंने पहले बताया था 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। दूसरा, कैपिटल रिसीट की 2 कंडीशन क्या है, लायबिलिटी बनेगा या एसेट्स कम होगा। दूसरा, रेवेन्यू रिसीट, दोनों में से कोई नहीं। बोरोइंग कौन सी रिसीट है, तो कैपिटल है। टैक्स कौन सी रिसीट, रेवेन्यू के 2 पार्ट पढ़े थे हमने, टैक्स और नॉन टैक्स वाले, जिसमें टैक्स में डायरेक्ट टैक्स था और इनडायरेक्ट टैक्स था। अब रिकवरी ऑफ लोन क्या है, तो कैपिटल माइनस एसेट्स रेड्यूस। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब, तो कैपिटल माइनस एसेट्स रेड्यूस करेंगे तो डिसइन्वेस्टमेंट आ जाएगा। और ये तो डिसइन्वेस्टमेंट हम ये भी देखे थे कि ये कैपिटल रिसीट है। तो नेक्स्ट, ग्रांट रिसीव्ड, एक ग्रांट क्या होता है भाई, तो ऑलरेडी सामने आप देने वाला चंदा या डोनेशन जो हमने दिया है, इससे कोई उम्मीद नहीं होती कि ये पैसे वापस आएंगे, तो ये भी एक टाइप का क्या था, रेवेन्यू था। अब नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेमेंट कौन सा एक्सपेंडिचर है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रीपेमेंट ऑफ लोन कैपिटल है। लोन टू स्टेट ये भी कैपिटल होगा। ग्रांट्स टू स्टेट रेवेन्यू है। जितने भी ग्रांट आएंगे सब रेवेन्यू, याद रखना। ओके, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या था, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, बट बोरोइंग हटा के, यानी एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। और हमने क्वेश्चन भी किया था इससे। अब फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला, प्राइमरी डेफिसिट का क्या फॉर्मूला है, तो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, जो भी इंटरेस्ट पे किया होगा पुराने साल का उसको माइनस करके बताएंगे प्राइमरी डेफिसिट कितना है। बैलेंस ऑफ बीओपी बैलेंस होता है क्या, तो बीओपी बैलेंस हमेशा कैसा होगा, एकदम बैलेंस्ड बीओपी
हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस्ड ही रहेगा। मैंने बताया अगर बैलेंस नहीं रहा तो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन पास करके उसे बैलेंस करना पड़ेगा। और तो और अगर क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है तो सरप्लस है, अगर डेबिट बैलेंस शो हो रहा है तो डेफिसिट है, ये याद रखेंगे। अब रेमिटेंस कौन सा अकाउंट जाएगा, तो करेंट अकाउंट पे जाएगा। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमेशा कहाँ जाएंगे, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमेशा कैपिटल पे जाएंगे। अब ऑटोनॉमस अबव द लाइन है या बिलो द लाइन, तो ऑटोनॉमस मैंने बताया था अबव द लाइन ट्रांजेक्शन को बोलते हैं और अकोमोडेटिंग में मतलब बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन। अब मार्केट से वैल्यू गिरी, इसे क्या कहते हैं, मार्केट में रुपीस की वैल्यू गिरी, इसे क्या बोलेंगे, तो डेप्रिसिएशन बोलेंगे। मार्केट गवर्नमेंट ने गिराई तो डीवैल्यूएशन, अगर गवर्नमेंट खुद गिरा रही है वैल्यू बिना एक्सचेंज रेट की हेल्प से तो उसे डीवैल्यूएशन कहा जाएगा। अब डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सपोर्ट, डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट क्या होगा, ऑब्वियसली बात है अगर डेप्रिशिएट हुई है तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा क्योंकि सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी, डॉलर पे खरीदना आसान हो जाएगा इंडियन मार्केट में। अगर इतना बना आपसे भी तो बहुत बढ़िया, नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हैं मैराथन सीरीज करेंगे आगे और आपके प्री बोर्ड से पहले आपको प्री बोर्ड रेडी बनाना मेरा काम है। ओके एवरीवन, मिलते हैं अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पहले यूनिट पे और हम धीरे धीरे उसको भी कवर करेंगे।